मूवी के शुरू में हम पॉल नाम के एक शरीफ आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को पिक करने के लिए उसके स्कूल आया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद ही उसकी बेटी कैटलिन स्कूल से बाहर आ जाती है और अब ये दोनों बाप बेटी गाड़ी में बैठ कर के अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में कैटलिन अपने डैड से कहती है कि डैड, क्या मैं अपने दोस्तों को अपने घर पर पार्टी के लिए बुला सकती हूँ? तब पॉल भी उसे इस चीज की परमिशन दे देता है क्योंकि वो कैटलिन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर पॉल अपनी बेटी को घर छोड़ने के बाद एक बार में जाता है जहाँ वो डैनी और केन नाम के अपने दो दोस्तों से मिलता है और उनसे राय लेता है कि वो अपनी बेटी के बर्थडे को किस तरीके से खास और शानदार बना सकता है। ये सुनकर के केन कहता है कि हम उस बर्थडे को मेरे बार में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तब पॉल कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी के बर्थडे को यहाँ पर मनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब पार्टी चल रही होगी उस वक्त यहाँ पर कोई भी ड्रग्स या कोई बड़ा नशा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो साले मैं सबसे पहले तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनकर के ये तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल पहले एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम सुनकर के बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर की पैंटें गिल्ली हो जाया करती थी। ये जब भी किसी को मारता था तो उससे पहले उसे एक डायलॉग बोलता था और उसे कहता था कि साले तेरे नाम का कुत्ता पालूं। ये कहकर पॉल उसे कुत्ते से भी दर्दनाक मौत मार दिया करता था। लेकिन अब पॉल ने उस गैंगस्टर वाली खतरनाक जिंदगी से संन्यास ले लिया है और अब एक आम और शरीफ इंसान की तरह सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। जब पॉल यहाँ से अपने घर जाता है तब हम उसकी खूबसूरत वाइफ वेनिसा को देखते हैं। दरअसल पॉल की पहली वाइफ की डेथ हो गई थी और कैटलिन उसी की बेटी है। उसके बाद पॉल ने वेनिसा से शादी कर ली। अब पॉल वेनिसा को लेकर के बाहर जाने लगता है। तभी वो कैटलिन को उसके दो दोस्तों के साथ देखता है जिसमें एक का नाम इवान और एक का नाम माइक है। पॉल यहाँ पर कैटलिन के दोस्तों को घूर करके देख रहा था। काफी देर तक देखने के बाद उसे माइक पर शक होने लगता है। तब वो माइक को एक अलग कमरे में लेकर के जाता है और उसे कहता है कि साले तेरे नाम का कुत्ता पालूं, अगर तूने मेरी बेटी को ड्रग्स दिया या उसके सामने ड्रग्स की बातें की तो साले उल्टा करके जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा और उसके बाद जंगली और भूखे कुत्तों को छोड़ दूंगा जो तेरे आगे और पिछवाड़े को नोच नोच करके खा जाएंगे। ये सुनकर के माइक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पॉल से कहता है कि मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूँ और ड्रग्स जैसे महंगे नशे को अफोर्ड करना मेरे बस की बात नहीं है। उधर वेनिसा भी कैटलिन को समझाती है कि वो गलती से भी ड्रग्स का नशा न करे क्योंकि पॉल को उसके दोस्तों पर डाउट हो गया है। अब पॉल और वेनिसा डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर टेबल पर पॉल वेनिसा को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। तभी यहाँ पर पीटर नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पॉल से कहता है कि तुम्हारी बेटी कैटलिन को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर के पॉल को उस पुलिस वाले की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब वो वेनिसा को लेकर के फौरन अपने घर पर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि कैटलिन को सच में किडनैप कर लिया गया है, लेकिन पॉल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी को कौन किडनैप कर सकता है। तब वो वापस पुलिस ऑफिसर पीटर के पास जाता है। तब पीटर पॉल से वो सारी बातें बताता है जो उसे माइक और इवान ने बताई थी। वो कहता है कि जब कैटलिन अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रही थी तभी मास्क पहने हुए कुछ लोग घर के अंदर घुस गए। फिर उन्होंने माइक और इवान को बुरी तरीके से धोया। उसके बाद कैटलिन को किडनैप करके अपने साथ ले गए। यहाँ पर पॉल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन लोग थे क्योंकि पॉल को अपनी गैंगस्टर वाली जिंदगी को छोड़े हुए बहुत साल गुजर चुके थे। यहाँ पर पीटर उसे कहता है कि शायद तुमने अपने पास्ट में ऐसा कुछ गलत किया होगा और हो सकता है कि तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारी बेटी को भुगतनी पड़ सकती है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब वेनिसा भी कैटलिन को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और पॉल से कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके मेरी बेटी को वापस लाना होगा। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और धीरे धीरे ये बात हर जगह पर फैल जाती है। अब पॉल को भी अपने पुराने जमाने की झलकियां दिखाई देती है। तभी पॉल को एक रशियन गैंगस्टर याद आता है जिसके भाई इवान को इन लोगों ने मारा था। अब पॉल के दिमाग में भी बार बार उसी का ख्याल आ रहा था। तब वो अपनी गाड़ी लेकर के माइक के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हम माइक को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घबराया और डरा हुआ था। फिर पॉल उसे कैटलिन के बारे में पूछताछ करके अपने दोस्तों डैनी और केन के पास पहुंच जाता है और वो उनको शहर के सभी गैंगस्टर के पास जाने के लिए कहता है कि आखिर किसकी मां ने ऐसा सपूत पैदा कर दिया है जिसने पॉल की बेटी को किडनैप कर लिया। अब डैनी और केन शहर के एक एक गैंगस्टर को पकड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर करके पूछते हैं कि बता कैटलिन को किसने किडनैप किया है। तब यहाँ पर एक कालिया गैंगस्टर कहता है कि पॉल के नाम को सुनकर के तो हमारी पैंटें गिली हो जाती है, हम तो सिर्फ मामूली से गुंडे हैं और पॉल जैसे खतरनाक गैंगस्टर से पंगा लेने की हमारी औकात नहीं है। इसके बाद ये कालियों को छोड़कर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसे नदी के ऊपर एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। तब वो पुलिस वालों को कॉल करके इसके बारे में बताता है। तब पुलिस वाले यहाँ आकर के उस लाश को बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर बाद पॉल को कॉल करके बुलाते हैं ताकि वो इस लाश को पहचान सके। पॉल यहाँ
आकर के जब उस लाश को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये उसकी बेटी कैटलीन की लाश थी, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। अपनी बेटी की मौत से पॉल के सीने में बदले की आग जलने लगी और उसने फैसला किया कि वो कैसे भी करके कैटलीन की मौत का बदला जरूर लेगा। अब ये शरीफ आदमी पॉल वापस से अपने उसी खतरनाक गैंगस्टर रोल में आने वाला था, जिसके नाम को सुनकर के मौत के भी रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। अब ये खतरनाक गैंगस्टर पॉल अपनी बेटी के कातिलों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा और उनको ऐसी दर्दनाक और भयानक मौत मारेगा कि जिसे देखकर के मौत की भी रूह कांप जाएगी। अब ये गैंगस्टर पॉल अपने दोनों दोस्तों केन और डैनी को अपने पास बुलाता है और ये तीनों बैठकर के अपने सारे दुश्मनों के बारे में सोचने लगते हैं कि कौन सा ऐसा गैंगस्टर और माफिया है जिसने हमसे उस जमाने का बदला लेने की हिम्मत की है। तब इन तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमने लगता है और वो था रशियन गैंगस्टर चिमोका, जिसके भाई इवान को इन तीनों ने मिलकर के दर्दनाक और कुत्ते की मौत मारा था। ये सुनकर के पॉल कहता है कि हमने जब इवान को मारा था तो इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी थी, यहाँ तक कि उस रशियन गैंगस्टर को भी। तभी हम गैंगस्टर पॉल के बॉस को देखते हैं जिसका नाम फ्रांसिस है। पॉल पहले उसी के लिए काम किया करता था। जब फ्रांसिस को कैटलीन के मर्डर के बारे में पता चलता है तो वो पॉल से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम क्या करने वाले हो। फिर वो पॉल से कहता है कि बेटा तुमने इस रास्ते को छोड़ दिया है और अब वापस से इस खतरनाक रास्ते पर भूल कर के भी कदम मत रखना, वरना तुम्हारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये सुनकर के पॉल कहता है कि अब इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि उन हरामजादों ने मेरी बेटी कैटलीन को मौत के घाट उतारा है और अब मैं उन कुत्तों को इस जमीन पर जिंदा घूमते हुए नहीं देख सकता। उन्हें अपनी मौत से मेरी बेटी की मौत का कर्ज चुकाना होगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम डिटेक्टिव हैंसन को देखते हैं जो पीटर से आकर के मिलता है। वो उससे कहता है कि मुझे एक बात पता चली है कि जिस गन से कैटलीन को मारा गया था उस गन का नाम टोकोरेव है, जिसे सिर्फ रशियन गैंगस्टर यूज किया करते हैं। उधर कैन और डैनी को भी इस बात का पता चल जाता है। तब वो पॉल के पास जाकर के कहते हैं कि हमारा डाउट एकदम सही था, कैटलीन को उस रशियन गैंगस्टर ने ही मारा है। ये सुनकर के पॉल को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और अपनी गैंग के लोगों को जमा करना शुरू कर देता है ताकि रशियन गैंगस्टर्स का नामो निशान इस दुनिया से मिटा सके। अब यहाँ पर पॉल डैनी और कैन से कहता है कि हमें कैसे भी करके उस रशियन गैंगस्टर के बॉस चेमोव के पास पहुँचना है, क्योंकि कैटलीन को मारने में उसका हाथ जरूर होगा। अब जब रात होती है तो पॉल चेमोव के कैसीनो पर पहुँच जाता है और एक एक करके उसके आदमियों की धुलाई करना शुरू कर देता है ताकि चेमोव को इस बात का पता चल सके। सबकी हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद जब वो घर पहुँचता है तब उसे एहसास होता है कि वो लोग वेनिसा को भी मार सकते हैं। तब पॉल वेनिसा को भी कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में भेज देता है। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और चेमोव की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तब ये इवान के ड्राइवर वोरी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वोरी जब पॉल को देखता है तो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देख कर के डैनी उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो नहीं रुकता और भागता रहता है। थोड़ी देर तक भागने के बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लेकिन पॉल भी उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बता चेमोव ने मेरी बेटी को क्यों मारा था। अब वोरी उसे कोई जवाब देता इससे पहले ही उसकी जिंदगी का दी एंड हो जाता है। उसकी मौत से पॉल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस मरे हुए को ही मारना शुरू कर देता है। फिर रात को पॉल अपने दोनों दोस्तों को लेकर के उस जगह पर पहुंचता है जहां पर चेमोव का सारा ड्रग्स रखा हुआ था। ये वहां पहुंचकर के दरवाजे को नॉक करते हैं। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है ये मौत बनकर के टूट पड़ते हैं। यहाँ पर पॉल के दिमाग में सिर्फ अपनी बेटी कैटलीन की मौत घूम रही थी, इसलिए वो इतना खतरनाक गुस्से में था कि जो भी उसके सामने आता है वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। ये इतना खतरनाक कत्लेआम करते हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आती है। पॉल इस पूरी जगह को ही एक कब्रिस्तान बना देता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पीटर जब अंदर जाकर के देखता है तो उसे बहुत सारे ड्रग्स के साथ चारों तरफ लाशों के ढेर नजर आते हैं। इससे वो समझ जाता है कि यह कत्लेआम पॉल ने किया है, लेकिन वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है कि पॉल ने हमारे काम को आसान कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे जेल से भागे हुए थे। तभी दूसरी तरफ हम चेमोव के गुंडों को देखते हैं, जिनको जब इस कत्लेआम के बारे में पता चलता है तो उनकी भी फटने लग जाती है। तब वो चेमोव को बताते हैं कि एक आयरिश गैंगस्टर हमारे आदमियों को चुन चुन करके मौत के घाट उतार रहा है। उसने हमारे पूरे ड्रग्स के अड्डे को ही नेस्तनाबूद कर दिया है। ये सुनने के बाद चेमोव अपने आदमियों से कहता है कि हमारी तो किसी आयरिश गैंगस्टर्स से कोई भी दुश्मनी नहीं है। फिर वो साला हाथ धोकर के हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। फिर चेमोव अपने आदमियों से कहता है कि अगर उसने हमारे आदमियों का कत्लेआम किया है तो इसका भुगतान तो उसे करना पड़ेगा। फिर वो उनसे कहता है कि जाओ उस आयरिश गैंगस्टर और उसके साथियों को दूसरी दुनिया में पहुंचा दो। अब चेमोव के सारे गुंडे केन के बार पर पहुंच जाते हैं। केन जब उन्हें देखता है तो समझ जाता है कि अब यहाँ पर डांडिया खेली जाएगी। तब वो फौरन पॉल को कॉल करके इस बारे में बता देता है
तब पॉल कहता है कि मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाला हूँ। अब पॉल अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है और डैनी को बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी कॉल रिसीव नहीं करता। और उधर चेमो के सारे गुंडे केन के बार में घुस कर के हमला कर देते हैं। केन भी एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी ही केन को पकड़ लेते हैं। तभी पॉल इस बार के पास पहुंचता है और देखता है कि चेमो के गुंडे केन को पकड़ कर के अपने साथ ले जा रहे हैं। तब वो भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से एक पुलिस की गाड़ी पॉल की गाड़ी के सामने आ जाती है और ये लोग पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पीटर आ जाता है और उन पुलिस वालों से कहता है कि इसे अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पीटर पॉल से कहता है कि तुम अपने काम में लगे रहो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उधर हम केन को देखते हैं जिसे चेमो के आदमियों ने एक जगह पर लटका दिया है। तभी चेमो आकर के उससे पूछता है कि तुम लोग हमारे आदमियों को क्यों मार रहे हो। तब केन उसे कहता है कि तुम लोगों ने पॉल की बेटी कैटलीन को मारा है। ये सुनकर के चेमो भी चौंक जाता है और कहता है कि पॉल से तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, हम उसकी बेटी को क्यों मारेंगे। तब केन उसे कहता है कि तुम अपने छोटे भाई इवान की मौत का बदला ले रहे हो, क्योंकि 20 साल पहले हमने तुम्हारे भाई को मौत के घाट उतारा था। ये सुनकर के चेमो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे आज तक इस बारे में पता नहीं था कि उसके भाई को किसने मारा था। अब चेमो को भी अपने भाई के कातिलों के बारे में पता चल चुका था। अब वो गुस्से में आकर के केन को मारना शुरू कर देता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब चेमो पॉल के बॉस फ्रांसिस को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। उधर पॉल डैनी के पास पहुँच कर के उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम चेमो के साथ मिले हुए हो, क्योंकि तुमने मेरे फोन को रिसीव नहीं किया और उस दिन वोरी को भी गोली मार दी ताकि वो हमें सच्चाई न बता सके। फिर पॉल अपना चाकू निकालता है और डैनी पर स्टेप कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर चेमो के गुंडे फ्रांसिस को पकड़ करके उसके पास ले आते हैं। तब चेमो कहता है कि तूने 20 साल पहले अपने आदमियों से मेरे भाई को मरवाया था। ये कहने के बाद वो फ्रांसिस का काम तमाम कर देता है। उधर पॉल को याद आता है कि जब उसने इवान को मारा था तब उसकी टोकारेव गन लेकर के उसने अपने घर में छुपा दी थी। जब वो उस गन को चेक करता है तो देखता है कि उसमें कुछ गोलियां कम है। इससे वो समझ जाता है कि इसी गन से कैटलीन को मारा गया था। अब वो फूट फूट करके रोना शुरू कर देता है कि बाहर के किसी भी गैंगस्टर्स का उसकी बेटी की मौत में कोई भी हाथ नहीं था। असल में कैटलीन के दोस्तों ने ही उसे मारा था। अब पॉल यहाँ से सीधा माइक के पास पहुँचता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि साले हरामजादे चुपचाप बता सच्चाई क्या है। तब माइक कहता है कि उस रात हम तीनों ने बहुत ज्यादा शराब पी थी और उसके बाद कैटलीन ने हमें वो गन दिखाई थी, जिसे देख कर के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर हम उस गन को लेकर के बाहर आ गए और खेलने लगे। तभी गलती से मुझसे ट्रिगर दब गया और गोली चल गई और वो गोली कैटलीन को जाकर के लगी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। फिर हमने उसकी लाश को एक नदी में ले जाकर के फेंक दिया और जानबूझ करके अपने आप को जख्मी कर लिया ताकि कोई भी हम पर शक न कर सके। ये कहकर के माइक रोना शुरू कर देता है। तब पॉल उसे जान से मारने की बजाय गलती से हुआ हादसा समझ कर के छोड़ देता है। अब पॉल वेनिसा को भी कॉल करके घर पर बुला लेता है। तभी यहाँ पर चेमो के गुंडे आ जाते हैं और पॉल से कहते हैं कि हमने केन का काम तमाम कर दिया है, अब तेरी बारी है। पॉल को भी यहाँ पर एहसास होता है कि उसकी वजह से उसके दोनों दोस्त मारे गए। तब वो एक चाकू अपने पेट में घोंप करके अपने आप को खत्म कर लेता है। ये देख कर के चेमो के आदमी भी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर वेनिसा आ जाती है जो फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है और पीटर भी पुलिस के साथ आ जाता है जो इस चीज को देख कर के बहुत ज्यादा दुखी होता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रेज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।